प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड पहुंचे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के अलावा बांग्लादेश के अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस भी थाईलैंड पहुंचे। तख्ता पलट के बाद से दोनों की ये पहली मुलाकात है। पीएम मोदी और यूनुस के बीच आखिर कैसा रहा होगा माहौल, विचारों में मंथन किस लेवल तक का होगा, इसे देखकर जानकार क्या कह रहे हैं बताएंगे आपको। वहीं दूसरी तरफ बिल पास होने के बाद भी वक्फ पर बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है और जेडीयू के भीतर भी नाराजगी खत्म नहीं हो रही है। अब ऐसे में कानून बनने के बाद वक्फ में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, आज आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अप्रैल को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के लिए थाईलैंड पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद और यूनुस के सत्ता में आने के बाद ये दोनों के बीच की पहली मुलाकात है। गुरुवार यानी 3 अप्रैल की रात बिम्स्टेक नेताओं के डिनर में भी दोनों साथ बैठे थे। दरअसल ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब यूनुस ने अपनी चीन यात्रा के दौरान बांग्लादेश को समंदर का गार्जियन बताया था, जिसका जवाब देते हुए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा तटरेखा भारत की है। उनके इस बयान पर भारत में सियासी बवाल खड़ा हो गया था। ऐसे में इन दोनों नेताओं के बीच की मुलाकात होना कहीं न कहीं भारत को फायदा पहुंचा सकता है। तो आइए जानते हैं कि क्या है इन दोनों नेताओं के बीच की मुलाकात के मायने और अचानक क्यों हुई मोदी और यूनुस की मुलाकात। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद और यूनुस के सरकार में आने के बाद भारत और ढाका के रिश्तों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इस बीच उन्होंने चीन दौरे पर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसकी वजह से चर्चा ये थी कि यूनुस सरकार का झुकाव अब चीन की तरफ हो रहा है। ऐसे में ये मुलाकात इन चर्चाओं पर विराम लगाती दिख सकती है। साथ ही चीन की स्थिति भी कमजोर हो सकती है, जो कि तख्ता पलट के बाद ऐसा माना जा रहा था कि मजबूत हुई है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के हितों की अनदेखी को लेकर भारत की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब इस मुलाकात के बाद ऐसा लगता है कि हालात हिंदुओं के बदल सकते हैं, क्योंकि यूनुस के बयान से खफा है भारत। मोहम्मद यूनुस के चीन के दौरे के वक्त सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर भी कुछ ऐसा कहा गया जिसका भारत ने विरोध किया था। यूनुस ने कहा कि भारत के साथ उत्तर पूर्वी राज्य जमीन से घिरे हैं। बांग्लादेश हिंद महासागर का क्षेत्र में इकलौता संरक्षक है। उनके इस बयान पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कहा था कि बांग्लादेश के तथाकथित अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में दिया गया बयान कि भारत लैंडलॉक है, ये आपत्तिजनक है। उन्होंने आपत्ति जताई थी उनके इस बयान पर। वो बांग्लादेश को हिंद महासागर का गार्जियन बता रहे थे, ये भी आपत्तिजनक है और निंदा के योग्य बताया। भारत को रणनीतिक तौर पर और क्षमता में कम परख रहे हैं। लेकिन इन विवादों के बीच जब पीएम मोदी यूनुस से मिले तो दोनों की केमिस्ट्री पर चर्चा खूब हुई। हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी ने गर्मजोशी से मुलाकात की, कसकर यूनुस से हाथ मिलाया, जिसे देखकर लग रहा था मानो मोदी कहना चाह रहे हैं कि हद में रहिए, और यूनुस का चेहरा देखने लायक था। पीएम मोदी ने संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाली बयानबाजी से बचने के लिए कहा। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने मोदी यूनुस से मुलाकात को लेकर जानकारी दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस से कहा है कि लोकतंत्र में चुनाव बेहद जरूरी हिस्सा है। पीएम ने उम्मीद जताई है कि बांग्लादेश में जल्द ही लोकतांत्रिक और स्थायी सरकार देखने को मिलेगी। अब देखना ये होगा कि इस मुलाकात का असर बांग्लादेश पर कितना पड़ता है। इधर लोकसभा में बुधवार को और राज्यसभा में गुरुवार को देर रात वक्फ संशोधन बिल बहुमत के साथ पारित हो गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इसे उम्मीद कानून नाम दिया है, यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। राज्यसभा से पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद ये बिल कानून के रूप में देश के सामने होगा और सभी वक्फ संपत्तियों पर भी लागू हो जाएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के पारित होने के बाद आखिर बदलाव क्या होगा, वक्फ कानून में क्या बड़े बदलाव होंगे, आज इसी को समझाने का हम प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी बात, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने और कानून के लागू होने के मात्र 6 माह के भीतर प्रत्येक वक्फ बोर्ड की संपत्ति को सेंट्रल डेटाबेस में रजिस्टर्ड कराना होगा। वक्फ में दी गई जमीन का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। अब इससे होगा क्या?
इससे होगा ये कि डोनेशन में दी गई हर जमीन का डेटा ऑनलाइन हो जाएगा। ये पता चलेगा कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी वैध है, कितनी अवैध है। मतलब अब कागज तो दिखाना ही पड़ेगा और वक्फ बोर्ड इन प्रॉपर्टीज को किसी से छिपा नहीं पाएगा। किसी व्यक्ति ने कौन सी जमीन को डोनेट किया, वो जमीन उसके पास कहां से आई, वक्फ बोर्ड को उससे कितनी इनकम होती है, उस प्रॉपर्टी की देखरेख करने वालों को सैलरी कितनी दी जाती है, ये सब कुछ अब ऑनलाइन पोर्टल पर होगा। इससे वक्फ की प्रॉपर्टीज में पारदर्शिता तो आएगी ही और इससे हो रहे नुकसान का भी पता चलेगा। एक बड़ा बदलाव और किया जा रहा है, वो ये कि इस बोर्ड में 2 गैर मुस्लिमों को शामिल किया जा सकेगा। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं के साथ दूसरे धर्म के 2 लोग इसमें शामिल होंगे। अब वक्फ बोर्ड में नियुक्त किए गए सांसद और पूर्व जजों का भी मुस्लिम होना जरूरी नहीं होगा। सरकार के मुताबिक इस प्रावधान से वक्फ में पिछड़े और गरीब मुसलमानों को भी जगह मिलेगी और वक्फ में मुस्लिम महिलाओं को भी हिस्सेदारी होगी ताकि वो आधी आबादी के लिए अपनी आवाज उठा सके। तो इस तरह से राज्यों के वक्फ बोर्ड में भी 2 मुस्लिम महिलाएं और 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी शामिल होंगे। इनमें भी शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिमों से एक सदस्य को जगह देना अनिवार्य होगा। इनमें बोहरा और आगाखानी समुदायों से भी एक सदस्य होंगे। इसके अलावा एक और बात, अब अगर कोई भी विवाद की स्थिति बनती है, ऐसे कोई हालात बनते हैं, तो राज्य सरकार के नुमाइंदे ये तय कर सकेंगे कि संपत्ति वक्फ की है या सरकार की। हालांकि बिल के प्रावधान को लेकर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है। विपक्षी सांसदों का कहना है कि अफसर तो सरकार के पक्ष में ही फैसला करेंगे, लेकिन कितने दिन में करेंगे इसकी समय सीमा अभी तय नहीं की गई है। आपको बता दें, लोकसभा से जो बिल पास हुआ है उसमें कहा गया है कि अब डोनेशन में मिली प्रॉपर्टी ही वक्फ की होगी और जमीन पर दावा करने वाले ट्रिब्यूनल, रेवेन्यू कोर्ट के अलावा सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील किया जा सकेगा। यानी ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी जा सकेगी, जो कि पहले संभव नहीं थी। और इसकी समय सीमा होगी 90 दिनों की। पैसों के लेन देन का भी पूरा ध्यान रखा गया है। सरकार के पास वक्फ के खातों का ऑडिट कराने का अधिकार होगा ताकि हर तरह के भ्रष्टाचार को रोका जा सके। वक्फ बोर्ड सरकार को कोई भी जानकारी देने से अब मना नहीं कर पाएगा। वर्ष 1950 में पूरे देश में वक्फ बोर्ड के पास 52,000 एकड़ जमीन थी, जो वर्ष 2009 तक आते आते 4 लाख एकड़ हो गई और 2014 में 6 लाख एकड़ हो गई। बात करें वर्ष 2025 की, वर्तमान की, तो वक्फ बोर्ड के पास देश के कुल 9,40,000 एकड़ की जमीनें हैं। जाहिर है सवाल तो उठेंगे ही, आखिर इतनी जमीनें कहां से वक्फ में शामिल हो रही हैं, कौन दान कर रहा है। नए संशोधन में खास बात यह है कि वक्फ अल औलाद के तहत महिलाओं को भी वक्फ की जमीन में उत्तराधिकारी अब माना जाएगा। यानी जिस परिवार ने वक्फ की जमीन वक्फ अल औलाद के लिए डोनेशन में दी है, उस जमीन से होने वाली इनकम सिर्फ उन परिवारों के पुरुषों को नहीं मिलेगी, बल्कि इसमें शामिल महिलाओं का भी इसमें हिस्सा होगा। और सबसे जरूरी बात, अगर ये दावा किया जाता है कि कोई सरकारी प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार मामले की जांच कराने का पूरा अधिकार रखती है। जिन सरकारी प्रॉपर्टीज पर वक्फ का बताया गया है, उनकी भी जांच होगी। जांच पड़ताल करने वाले कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद ही ये तय होगा कि जमीन वक्फ की है या नहीं। यदि दावा गलत निकलता है तो सरकारी प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा और जमीन सरकार की होगी। तो अब कुछ इस तरह के बदलाव देखने को मिल सकेंगे दोनों सदनों से बिल पारित होने के बाद। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।